सीमांचल, कोसी और ख़ासकर मिथिलांचल, इसका विकास हुआ क्यों नहीं? इस इलाके में जो पहले से फैक्ट्रियां थी वो पिछले 25-30-40 साल में बंद हो गई। इसमें रोजगार पैदा करने की जो पॉलिसीज थी वो फेल कहाँ हो गई? ये जो एज ग्रुप देख रहे हैं इनका मन होता है क्या कि मैं MBA करके, इंजीनियरिंग करके मैं किसी और प्रोफेशन में चला जाऊं। उनकी समस्या ये भी है ना, समस्या ये भी है ना सर कि MBA भी यहाँ नहीं कर सकते, इंजीनियरिंग भी यहाँ नहीं कर सकते, ग्रेजुएशन भी 5 साल में होगा। क्या मिथिलांचल का राज्य बनना चाहिए, क्या आपको लगता है आशीष भाई? और क्या वो एक समाधान है इस इलाके के डेवलपमेंट का? डोमिनेंट डिस्कोर्स है हमारे इलाके का, उसको कुछ लोगों ने कैप्चर कर रखा है और उसके बहुत सुपरफिशियल बात से हम लोग कहते हैं कि ये हो जाएगा, वो होने वाला नहीं। Brought to you by Raj Niwas Premium Elaichi and Saluja Gold. राज निवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। हल्ला कम मेला बचा हुआ है ना? आप सभी लोग यहाँ पे आए, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। कितने लोग, आप सभी लोग इस जोन में जहाँ पे आप रहते हैं, मिथिलांचल जिसको कहते हैं, वहीं पर नौकरी करना चाहते हैं या वहीं पर रोजगार शुरू करना चाहते हैं और जीवन यापन यहीं पे अच्छी नौकरी और अच्छा काम खोज रहे हैं? अधिकांश लोग ऐसे हैं। तो आप समझिए कि ये चीज़ बस आपके लिए ही बनी है। और ट्रबल शूटिंग जिसको कहते हैं ना कंप्यूटर की भाषा में, वो इसी सत्र में हम लोग करने वाले हैं। पिछले सेशन में हम लोगों ने पानी पे बात की थी इस पूरे रीजन में, लेकिन पानी से इतर सीमांचल, कोसी और ख़ासकर मिथिलांचल, इसका विकास हुआ क्यों नहीं और चुनौतियां क्या हैं? बहुत सारी बातें हमने देखी, बहुत सारे रील्स देखे, बहुत सारी संभावनाएं देखी कि साहब खेती है, साहब पेंटिंग है, साहब मखाना है, एकदम मिश्रित किस्म की आबादी है यहाँ पे, लेकिन सध नहीं रहा है यहाँ पे, कोई गोटी बैठ नहीं रही है लंबे समय से कि इस इलाके के लोग बिहार के अन्य इलाकों की तुलना में थोड़ा ज़्यादा ही घूम रहे हैं। कोई कहता है कि यार गंगा बेल्ट से दूरी है, कोई कहता है सोन से दूरी है, इस तरह इस वजह से भी हो सकता है। पुष्मित जी, पहले मैं आपसे चाहता हूं कि ओपनिंग रिमार्क इस पे क्या हो सकता है कि अभी भी इस जोन का विकास बिहार के दूसरे जोन्स के मुकाबले उसके बनिस्बत थोड़ा सा अटका चल रहा है। हाँ, ये तो सच्चाई है कि जब हम लोग पर कैपिटा इनकम को देखते हैं तो पटना, बेगूसराय, मुंगेर के मुकाबले में यहाँ इस इलाके के ज़िलों का पर कैपिटा इनकम कम है, काफ़ी कम है। जैसे शिवहर जैसे इलाके हैं जहाँ पिछले कुछ साल पहले तक 7-8 हज़ार रुपये पर कैपिटा इनकम ही था। तो विकास इस इलाके का कम है और उसकी अलग अलग वजहें बताई जाती हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी वजह यह है कि इस इलाके में जो पहले से फैक्ट्रियां थी वो पिछले 25-30-40 साल में बंद हो गई और नए तरीके से यहाँ के बारे में सोचा नहीं गया कि यहाँ क्या क्या हो सकता है। एक तो ये वजह हो सकती है कि चूँकि सरकार बैठती है पटना में और सरकार में जो लोग बैठते हैं पिछले 30-40 साल से जो बैठ रहे हैं उन लोगों का फोकस एरिया। एक सेकंड पुष्पित भाई, थोड़ा सा हल्ला आप पीछे के लोग कम कर सकते हैं क्या प्लीज? बहुत ज्यादा क्योस है, कोई बात कर रहा है, थोड़ा सुनेंगे हम लोग प्लीज। थैंक यू जी पुष्मित्र जी। हाँ, तो उसकी एक वजह यह समझ में आती है कि सरकार पटना में बैठती है और सरकार की निगाह जो है इस इलाके में देर से पहुंचती है। उनकी अपनी प्राथमिकताएं जो है दक्षिण बिहार के इलाकों में और उस इलाके में ज़्यादा रहती है और इस इलाके में कम रहती है। गंगा पार करके वो इस इलाके के बारे में कब सोचते हैं, ऐसा लगता है। दूसरी वजह है कि यहाँ क्या हो सकता है इसके बारे में नहीं सोचा जाता है। यहाँ भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, बेहतर होती है और पहले भी होती रही है, ऐसा नहीं कि पहले कभी नहीं रही। इस इलाके में जूट मिल रहे, पेपर मिल्स रहे, चीनी मिल रहे, ये सब इस इलाके में रहे और भी कारखाने रहे और रोज़गार भी खूब होता रहा, लेकिन उसके बारे में सोचा नहीं जा सकता। जैसे कि मैं एक छोटा सा उदाहरण देके अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि जब हम लोग पढ़ते हैं कि बिहार से लोग मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम इन इलाकों में गए जी, तो उनके रिकॉर्ड्स जब हम लोग देखते हैं तो उसमें उत्तर बिहार के लोग नगण्य मिलते हैं।
उत्तर बिहार का मैं ये नहीं कहूँगा, उत्तर बिहार में छपरा वगैरह भी आता है। इस इलाके के लोग मिथिला जो कहते हैं, मिथिला से लेकर सीमांचल तक के जो इलाके के लोग हैं नगण्य मिलते हैं। यहाँ के लोग कलकत्ता भी जाते रहे तो कम जाते रहे जितना उधर जाते रहे। अच्छा। तो पलायन यहाँ 1970 तक बहुत कम रहा। 1970 के बाद इस इलाके में पलायन बहुत तेज़ी से शुरू हुआ, जो उस इलाके को सुपरसीड कर गया। तो ये पलायन जो है 70 के दशक के बाद का है। तो एक तो पॉलिसी जिम्मेदार है, और दूसरा जो लगातार बाढ़ बढ़ी तो उसके कारण भी पलायन हुआ। अच्छा। और भी कई वजह रहे होंगे, उस पर धीरे धीरे हम लोग और बात करेंगे। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है। आशीष जी, आप असंगठित मजदूरों के साथ काम करते रहे। श्याम जी, आप आपदा प्रबंधन में आप लंबे समय तक एक्टिव रहे। एक सवाल है जो मैं ऑडियंस से ही ड्रॉ करना चाहूँगा, क्योंकि जिस न्यूज़ रूम में मैं काम करता रहा हूँ वहाँ पे मेरे पुराने साथियों ने, एक जो मिथिलांचल के रहने वाले थे, तो हम लोग मजाक करते थे कि यार क्या चाहिए तुम लोगों को, मिथिलांचल में क्या चाहिए? तो वो कहते थे नहीं सर, मिथिलांचल में तो वो सब छोड़िए, मिथिलांचल पहले अलग राज्य चाहिए हमको। ये एक बड़ी ठंडी सी डिमांड लगती थी एक समय पे, लेकिन जब आप इस जोन में आते हैं, दरभंगा में आते हैं, इस इलाके में आते हैं, समझ में आता है कि यार मिथिलांचल एक राज्य की डिमांड कहीं ना कहीं, वो जो जंगल की वो वाली आग होती है ना, जो मिट्टी के नीचे हल्की हल्की रेंगती रहती है, उस आग की तरह चलती रहती है। क्या मिथिलांचल का राज्य बनना चाहिए, क्या आपको लगता है आशीष भाई? और क्या वो एक समाधान है इस इलाके के डेवलपमेंट का? और ये डिमांड कितनी बड़ी है, पहले तो ये भी बता दीजिए आप थोड़ा। आप करते हैं डिमांड? मैं समर्थन करता हूँ, इसलिए उसका कारण भी बताना ज़रूरी है, क्योंकि डिमांड समाज के कई भागों से आ रहा है। मैं समर्थन करता हूँ कि क्योंकि मैं उस पॉलिसी में बिलीव करता हूँ कि डिसेंट्रलाइजेशन ही गवर्नेंस का सबसे अच्छा मॉडल है। और जब तक हम लोग उसको छोटे छोटे इकाइयों में बांटेंगे नहीं, तो हमारी जो जनसंख्या है उसके हिसाब से छोटी छोटी इकाइयों में हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक होना चाहिए। अच्छा। और स्टेट जो है वो, अगर पटना में, जैसा कि पुष्पमित्र भाई ने कहा कि पटना में स्टेट बैठा हुआ है, और आसपास के आप इलाकों को देखें तो वहाँ शिक्षा की व्यवस्था, गवर्नेंस, ओवरऑल तमाम चीज़ें आपको बेहतर मिलेंगी सीमांचल के इलाके से। मैं अररिया में रहता हूँ, इसलिए मैं और भी दूर हूँ मिथिलांचल से। तो इस बेसिस पर मैं उस डिमांड को सपोर्ट करता हूँ कि हाँ एडमिनिस्ट्रेटिवली, लेकिन इसका बहुत सारा एंगल है। एक है नेशनलिस्ट एंगल या सब नेशनलिज्म जिसको कहते हैं, कि हमारी संस्कृति अलग है, हम मैथिली बोलते हैं, और फिर हमारा खान पान अलग है, हम भोजपुर इलाके से अलग हैं, ये सब भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो उसका भी एक आधार है। बात मुकम्मल रूप से बात यह है कि अगर जनता चाहती है यहाँ की, जिसका हमको अभी प्रदर्शन नहीं मिल रहा है, जनता प्रदर्शित नहीं कर रही है बहुत बड़े पैमाने पर, हो सकता है कि दरभंगा और मधुबनी में कर रही हो, लेकिन मैं जिस इलाके से आता हूँ सीमांचल, वहाँ पर एक अलग राज्य की मांग ने बहुत प्रखर रूप नहीं लिया है। तो मैं दोनों बात कहूँगा, इसलिए मैं समर्थन करता हूँ इन कैविएट के साथ। धन्यवाद। मतलब एक सैंपल सर्वे कही तो यहाँ कर लें। यहाँ हम लोग दरभंगा में बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा स्क्यूड सैंपल सर्वे होगा, लेकिन फिर भी हाँ। आप मतलब कितने लोगों को लगता है कि अलग मिथिलांचल राज्य बनना चाहिए? अरे भले बनने चाहिए वाले हाथ उठाओ ना। हाँ, नहीं बनना चाहिए वाले? इतना स्क्यूड सर्वे नहीं था। हाँ नहीं, मुझे भी आश्चर्य है कि यहाँ पर, मैंने सोचा था कि अखबारों से मुझे पता चलता है कि यहाँ पर ज़्यादा आंदोलन होते हैं, हमारे यहाँ तो नहीं होते हैं उसके लिए आंदोलन। हाँ। लेकिन मेरे समर्थन का दूसरा मैं इसलिए समर्थन कर रहा हूँ क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिवली आप देखिए तो बिहार 14 करोड़ हो गए होंगे, 13.5 करोड़ तो है ही। 14 करोड़ जनसंख्या एक राज्य में, ये आप दक्षिण के कई राज्यों को मिला लें तो हो जाएगा। आप तमिलनाडु, केरल और मोटा मोटी हाँ और कोई एक छोटा पुडुचेरी ले लें, या आप ले लें तेलंगाना ले लें, तो तीनों को, चारों को मिला के हमारी जनसंख्या है। तो ये कोई बहुत ऐसी बात नहीं है कि अलग राज्य नहीं होना चाहिए। यहाँ पर डिवीज़न इसलिए हमको लगता है क्योंकि उसके जो जातीय पक्ष हैं, उसके जो कल्चरल एस्पेक्ट हैं, उसको लेकर विवाद है। श्याम जी, मेरा सवाल आपसे है
कि जब हम ये बात कर रहे हैं कि जब जैसा पुष्पमित्र भाई भी बता रहे थे कि रोज़गार के लिए ज़्यादा पलायन है, अब आप देखिए कि मखाने को जीआई टैग मिला हुआ है साल 2022 से, और लेकिन सच ये भी है कि आज़ादी से पहले यहाँ जूट और पेपर मिल इंडस्ट्रीज़ भी थी, वो अब नहीं है। अब इन इलाकों से लाखों लोग पंजाब, दिल्ली, गुजरात निकल जा रहे हैं। आपके इस पूरे इलाके में, जिसको मिथिलांचल कह के बार बार संबोधित कर रहे हैं, इसमें रोजगार पैदा करने की जो पॉलिसीज थी वो फेल कहाँ हो गई? क्या लगता है आपको? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूं कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, और ये इतना गंभीर विषय है। ये फेल क्यों कर रहा है? उत्तर बिहार में जो रोजगार मूलतः कृषि आधारित रोजगार है, रहा, अभी तक है, लेकिन उसमें निरंतर गिरावट आ रही है। क्योंकि इसकी दो वजह है कि आपने जूट मिल और पेपर मिल की चर्चा की, लेकिन गुड़ फैक्ट्रियों की, गन्ना मिलों की चर्चा नहीं की। वो सबसे बड़ा संबल था यहाँ के किसानों का, और वो सभी तरह से आपदा सहिष्णु फसल थी, तो बाढ़ को भी झेल लिया, और अगर लंबा ड्राई स्पेल चला गया तो उसको भी सह लेता था, क्योंकि पानी का लेवल मेंटेन रहता है गन्ने की फसल से, तो उसके और भी बहुत सारे आयाम होते थे। उसकी कटाई में लोग लगते थे, फिर वो मिलें यहाँ चलती थी, मिल में हजारों कामगार होते थे, और मिल के बाहर लाखों लोग उसके साथ लगे हुए होते थे, और एक दूसरे की मदद अलग अलग तरीके से हो जाती थी। जब ये घर बनाने के नए नए तरीके नहीं आए थे, एस्बेस्टॉस सीट वगैरह या जीआई सीट वगैरह, तो मैंने देखा है कि हमारे खेत में गन्ना काटा, गन्ना आ गया लोहट चीनी मिल में, और क्योंकि मैं यहाँ का स्थायी बासिंदा हूँ, लोहट चीनी मिल में हमारा गन्ना जाता था, 200 क्विंटल गन्ना जाता था, और उसके जो जिसको यहाँ पतोई बोलते हैं, पतोई हम सभी जानते हैं, उसको जो लोग उसमें काम करते थे वही लोग ले जा करके अपना घर भी बना लेते थे। उनको घर बनाने के लिए अलग से खर्चा नहीं करना पड़ता था, जलावन वहीं से निकल जाता था। अब पर्यावरण प्रदूषण के नाम पर कि अब वो गन्ने का उसको यहाँ सिट्ठी बोलते थे। अच्छा, तो सिट्ठी का इस्तेमाल होगा तो उससे धुआं होगा, बावजूद हमारे यहाँ स्वास्थ्य लोगों का अच्छा था उस पर खाना बनाने के बाद भी। जो ये तीन, जूट मिल, पेपर मिल और गन्ना मिल जो बंद हुए, चीनी मिल, उसके बाद पलायन हमारे यहाँ बढ़ गया, और पलायन शुरू हुआ कोलकाता के साइड से। पहले लोग कोलकाता जाना शुरू किए, उसके बाद फिर दूसरे दिशाओं में रुक किया, और जैसे जैसे लोगों ने देखा कि अच्छा उधर यहाँ तो काम है नहीं, और उधर सीजनल काम मिल जा रहा है, जहाँ यहाँ हम खाली बैठे रहते हैं उस टाइम में वहाँ काम मिल जा रहा है, तो लोग निकल गए। कोई निकले, अगले साल उसके साथ कोई और निकल गए, अगले साल कोई और निकल गया, और उसका वो चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। बड़ा हो गया, वो जो है ना उसका आकार बहुत बड़ा हो गया पलायन का। और उसके बाद वहाँ की जो संस्कृति रही है उसको थोड़ा सा, संस्कृतियों का तो आदान प्रदान होता रहता है, कुछ आदतें हम सीखते रहते हैं, सिखाते भी रहते हैं, तो बहुत सारी आदतें हम सीख कर वहाँ से आ गए उपभोक्तावाद। एक उसमें एक शब्द मैं अलग करूँगा कि हम अपने घर में बिड़िया बनाते थे। कितने लोग अपने घर में बिड़िया बनाते हैं? ये देखिए कितने हाथ उठे। बस हर घर में बनता था, अब हम पैकेट में आलू का चिप्स, लेज मंगवा लेते हैं। तो हमारे अपने यहाँ का उद्योग, हमको इस बाजारवाद ने भी हमारे उद्योग को खत्म किया है, और उसको हमको रिवाइव कराने की जरूरत है। उसके लिए अभी जो ये बहुत अच्छा अवसर है कि चुनावी अड्डा के समय में ये चुनावी माहौल है, इसको एक मुद्दा, बड़ा मुद्दा बनना चाहिए कि हमारे जो कुटीर उद्योग थे, जो हम सुखौता बनाते थे, हम फुलौरियाँ बनाते थे, हम तीसी का तिसियोरी बनाते थे, और उसका डिमांड आजकल डिमांड होने लगा है।
मैं एक FPO को भी देख रहा हूँ, उसने जो अपना काम शुरू किया है और वहाँ जो हमने अवसर दिया है, तो हमारे यहाँ हर महीने कम से कम 3 क्विंटल अदौड़ी निकल जा रही है घर से। अब उस चीज़ को लोग, और ये जो एज ग्रुप देख रहे हैं, जो हमारे जिसको जेन जी कह रहे हैं, जेन जी, हाँ, ये इनका मन होता है क्या कि मैं MBA करके, इंजीनियरिंग करके मैं किसी और प्रोफेशन में चला जाऊं। उनकी समस्या ये भी है ना, उनकी समस्या ये भी है ना सर कि MBA भी यहाँ नहीं कर सकते, इंजीनियरिंग भी यहाँ नहीं कर सकते, ग्रेजुएशन ही 5 साल में होगा, और उसके लिए भी बाहर जाना पड़ रहा है। वो एक दौर चला जिसमें हम काफी दिनों तक हम समय पर सेशन ही नहीं पूरा कर पाते थे, तो हमारे बच्चों को मजबूरी में बाहर जाना पड़ता था, हमें भी भेजना पड़ता था। तो ये कुछ मुद्दे रहे हैं महत्वपूर्ण, जिसके ऊपर काम करने की जरूरत है, वो हमारा बड़ा मुद्दा होना चाहिए। ठीक है सर, एक सवाल सीमांचल को लेके फोकस करते हैं। ठीक है, मैं गया था पिछले साल लोकसभा चुनाव के वक्त में सीमांचल, तो मैंने देखा कि वहाँ का प्रशासन इस बात में ज़्यादा मसरूफ़ है कि जो बंगाल की साइड से आ रहा है उसका मुंह सूंघ के पता कर लें कि दारू पिया है कि नहीं, है ना, उसका ज़्यादा फोकस इस बात पे है। और जबकि उसको ये नहीं दिख रहा है कि जो डोंक नदी है उस पर आज भी चचरी का पुल बना हुआ है, और डोंक नदी नहीं, बगल में एक नदी है, उस पर भी चचरी का पुल बना हुआ है। तो हम लोगों ने एक रिपोर्ट की थी लास्ट ईयर कि मतलब, और वो पुल ऐसा है कि लोग बता रहे हैं कि सर लोग मर रहे हैं रोज उस पर। आप इस साइड से शुरू करिए, जो बॉर्डर आपका उत्तर प्रदेश से लग रहा है, और आप घुसते जाइए, बिहार को चीरते हुए पहुंचिए पश्चिम बंगाल के बॉर्डर के पास, आपको दिखता जाएगा पैसा पूरा इधर ही खप जा रहा है। उधर पुल बनाने के लिए पैसा नहीं है, उधर पुल बनाने का ध्यान भी नहीं है। सीमांचल में कहाँ गड़बड़ी होगी पुष्मित भाई? सीमांचल में जो गड़बड़ियाँ हुई, एक तो वजह वही है कि जैसे जैसे दूर जाता चला गया उस पर ध्यान कम होता चला गया। जैसे कि सीमांचल में एक जिला किशनगंज है, उसके बारे में मैं थोड़ी अच्छी बातें बता देता हूँ कि किशनगंज, आपने थोड़ी अच्छी कह के पहले कैविएट दिया है। हाँ, किशनगंज बिहार का इकलौता ऐसा जिला है जहाँ चाय की खेती होती है और अच्छी खेती होती है, और चाय की सिटी से चाय निकाली जाती है वहाँ पे। हाँ, और चाय की खेती ही नहीं होती है, वहाँ अनानास की खेती होती है, वहाँ ड्रैगन फ्रूट्स की खेती होती है, और बहुत अच्छी खेती होती है, और खेती के लिहाज से वो बहुत अच्छा इलाका रहा है। लेकिन किशनगंज की पहचान जब आप राष्ट्रीय तौर पर देखेंगे तो चाय और खेती के लिए नहीं है, किशनगंज की पहचान घुसपैठिए के तौर पर है। राजनीतिक पहचान भी कई बार किसी इलाके के विकास को अवरुद्ध करती है। आप किसी इलाके के विकास के साथ, किसी इलाके के पहचान के साथ नकारात्मकता अगर जोड़ देते हैं तो फिर वहाँ सरकारी विकास भी उस तरह से नहीं पहुँचता है। सरकारी विकास एक अलग फैक्टर है। दूसरी बात है कि पूरे सीमांचल के इलाके में बहुत सारी नदियाँ हैं, बहुत सारी धाराएँ हैं। ये बिल्कुल सही है कि पुल बहुत कम है, बहुत कम संख्या में पुल हैं, जिसके कारण हर साल वहाँ अक्टूबर नवंबर महीने से चचरी के पुल, जो बांस के बने हुए चचरी के पुल बनते हैं, और मैंने देखे हैं कि 100-100 मीटर 150-150 मीटर लंबे पुल भी बनते हैं। हाँ हाँ, काफ़ी लंबे। और जब ये पुल नदियों में पानी ज़्यादा आता है तो उसको हटा दिया जाता है या हट जाते हैं, तो फिर पानी वाले मौसम में वहाँ नावें चलती हैं। परिवहन का ये साधन है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि चचरी पुल नहीं बनने चाहिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि नावें नहीं चलनी चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि क्या सरकार की निगाह में ये सारी चीज़ें हैं, और क्या सरकार इन सारी चीज़ों की निगरानी करती है, और क्या सरकार गांव के लोगों को चचरी पुल बनाने में आर्थिक मदद करती है। अगर आप चचरी पुल बना रहे हैं तो ऐसा चचरी का पुल बनाएं जो मजबूत हो और सुरक्षित हो। तो सरकार को कम से कम इतनी निगरानी तो करनी ही चाहिए, और आर्थिक सहयोग भी सरकार को देना ही चाहिए चचरी पुल बनवाने में, क्योंकि अगर सरकार किशनगंज में नदियों पर पुल बनाने लगे तो 100 से अधिक पुल बनाने पड़ेंगे। ये सच्चाई है। तो तरीका यही कि आप उसकी निगरानी करें और उसमें आर्थिक सहयोग करें या खुद बनवाएं। सरकार को ये सोचना चाहिए। दूसरी बात, नाव जब चलती है तो नाव चलने में कोई बुराई नहीं है। दुनिया के विकसित देशों में भी ऐसा है कि जहाँ नदियाँ हैं वहाँ जाके सड़कें ख़त्म हो जाती हैं, आप बोट पर सफ़र कीजिए। जल परिवहन एक अच्छा परिवहन का साधन है, लेकिन सुरक्षा का मसला बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कहीं नाव चलती है, बोट चलता है, तो वहाँ एक नाव में लोड लाइन होता है, यानी उससे ज़्यादा आप सवारी नहीं बिठा सकते हैं। वो एक घेरा ऐसा बना रहता है, वो अगर पानी में डूबेगा तो वो नहीं चला सकते हैं। उसका रजिस्ट्रेशन होता है, आपको लाइफ जैकेट रखना है, और उसके ऊपर आपको गोताखोर रखना है। सुरक्षा के इंतजाम आपको करने हैं बेसिक। तो सरकार की भूमिका नाव और चचरी पुल के मामले में ये होनी चाहिए।
ये बेसिक चीज़ है। मतलब जो असंगठित है उसको भी ठीक नहीं कर रहे हैं वो उसको, क्योंकि सरकार परिवहन, जल परिवहन भी परिवहन है। मैंने परिवहन विभाग के अधिकारी से पूछा कि आप के इतने घाट हैं बिहार, उत्तर बिहार के इलाकों में, उसको घाट कहते हैं जहाँ से नौका परिवहन होता है, और उसका बाकायदा लाइसेंस बंटता है ठेकेदारों को कि आप वहाँ नाव चलाइए और पैसा सरकार को जमा कीजिए। वहाँ सुरक्षा के सुविधाओं के लिए आप क्या करते हैं? तो उनका कोई ध्यान नहीं है। आप सड़क पर हेलमेट चेक करते हैं, नाव में लाइफ जैकेट क्यों नहीं चेक करते हैं? तो वो नहीं करते हैं क्योंकि उनके दिमाग में नहीं है, उनके समझदारी में नहीं है। तो सरकार की ये जिम्मेदारी है, जहाँ चचरी पुल बने, जहाँ नाव चले, वहाँ सुरक्षा का इंतजाम करें। और चचरी पुल लोग चंदा करके बनाते हैं, तो उसमें खर्चा 1 लाख 2 लाख का लगता है। क्या सरकार हर साल इतना खर्चा नहीं कर सकती है? जैसे राघोपुर में पीपा पुल बनता है, तो वहाँ चचरी पुल क्यों नहीं बनवा सकते हैं? जी आशीष जी, चचरी पुल पे बात हो गई, ये बताइए, मिथिला के लोग बार बार कहते हैं कि हमारी भाषा को, उसको एक दर्जा मिले, खासकर एक पहचान मिले, शास्त्रीय भाषा के बरक्स रखा जाए। क्या वो एक तरीका हो जाएगा जिससे चीज़ें थोड़ी बेहतर होंगी? मिथिला की पहचान को, मिथिला की चीज़ों को थोड़ा पुश करते रहें। नहीं, मुझे लगता है कि समस्याएं बहुत ज़्यादा जटिल हैं, और जो छोटी मोटी चीज़ें हैं उनको पकड़ के हम लोग रखते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि वो छोटी मोटी चीज़ों में हम शायद बदलाव कर पाएँ। लेकिन जो गंभीरता है डेवलपमेंट की हमारे इलाकों में, उसकी जो रूट्स हैं बहुत डीप है। वो इस अस्मिता के सवाल से, भाषा को थोड़ा बढ़ा लेने से, जब आप देख रहे हैं कि सारी भाषाएं जो लोकल भाषाएं हैं उसको हिंदी डोमिनेट कर रहा है, और विश्व स्तर पे सारी भाषाओं को आप ले ले, दुनिया की सारी भाषाओं को मोटा मोटी अंग्रेज़ी डोमिनेट कर रहा है। तो अगर मैथिली या अंगिका जो हमारे इलाके की भाषा है, या हमारे इलाके में तो बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, उसके बारे में भी लोग अनभिज्ञ हैं। जैसे सुरजापुरी लोग नहीं जानते हैं कि हमारे इलाके की भाषा है, और हमारे इलाके में लोग सीमांचल में बहुत बोली जाती है। तो और जैसे हम लोग बोलते हैं ठेठी, हम लोग मैथिली बोलते नहीं है उसको, क्योंकि काफ़ी अंगिका का प्रभाव है, बंगला का भी प्रभाव है। तो भाषा को लेकर एक कल्चरल एक इशू है, लेकिन इससे हमारे विकास संबंधी समस्याएं दूर होने वाली नहीं है। विकास संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए अभी के डोमिनेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हो रहा है, वो हो रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन से, आपकी शिक्षा से, आपकी जो बेहतर सर्विस सेक्टर है उसकी व्यवस्था से। तो ये जो डोमिनेंट व्यवस्था है वो यहाँ उसकी चर्चा नहीं हो रही है। अगर हम उसकी चर्चा करेंगे और उसमें सरकारी सहायता मिलेगी, लोगों के पास पूंजी होगा, यहाँ पे उस डोमिनेंट अर्थव्यवस्था में अगर हम रेस लगाएंगे तो उसी से रेस लगाना पड़ेगा। नंबर 1 बात, बस ख़त्म करता हूँ। अगर हम कोई वैकल्पिक तैयारी कर रहे हैं, हमारे अपने भौगोलिक, अपने सांस्कृतिक, अपनी पहचान से जुड़ी हुई चीज़ों को लेकर हम वैकल्पिक अगर मॉडल अपनाना चाहते हैं, तो उसके लिए पूरी तरह से एक नए समाज के निर्माण की आवश्यकता होगी, एक नए सोच की आवश्यकता होगी। यहाँ तो है कि भाई कोई कॉलेज नहीं है, लेकिन कोचिंग सेंटर में कोई मास्टर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है तो उसकी वाहवाही हो रही है पूरी दुनिया में कि सुपर 30 में हम IIT में 30 लोगों को भेज रहे हैं। लेकिन हमने रिपोर्ट निकाली थी शिक्षा पे कि प्राइमरी स्कूल में सिर्फ 20% लोग जा रहे हैं। तो जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्ग है, उसको तो मतलब ही नहीं है सरकारी स्कूल से। तो जो डोमिनेंट डिस्कोर्स है हमारे इलाके का, उसको कुछ लोगों ने कैप्चर कर रखा है, और उसके बहुत सुपरफिशियल बात से हम लोग कहते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो होने वाला नहीं। धन्यवाद। श्याम जी, आखिरी 40 सेकंड आप लीजिए और मुझे 3 पॉइंट बताइए जो मिथिलांचल, कोसी और सीमांचल, इनके लिए ट्रबल शूटिंग का काम करें। जो मैं पूरी बात को वहीं ख़त्म कर रहा हूँ जैसा जहाँ से मैंने शुरुआत की कोशिश की थी कि इनको यहीं पे रहने दिया जाए, ये बाहर न जाएं, ये छठ में ट्रेनें न ढूंढें, छुट्टी के लिए अप्लाई न करें, वहाँ पे जो करना हो यहीं पे हो। इन्होंने जो पढ़ाई की है, जो स्किल इनके अंदर है, और जो एनर्जी है और जो नॉलेज है, जो इन्होंने अपने यहाँ रहते हुए और बाहर जाकर के अर्जित किया है, उसको लेकर के यहाँ के जो हमारे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हो सकते हैं उसके ऊपर रिसर्च करें और उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे
और उनको और गवर्नमेंट को अपने पॉलिसी में उसको लेना पड़ेगा कि हमारी जो चीनी मिलें हैं स्पेशली और जूट मिल है जिसके लिए हमारा पर्यावरण बहुत अनुकूल है और पेपर मिल है, ये इन तीन उद्योगों की ओर और जो हमारे कुटीर उद्योग पहले से रहे उसकी बहुत अच्छी मार्केटिंग, ग्लोबल मार्केटिंग हम कैसे करवा सकते हैं, इन चीज़ों को लेकर के अगर हम करेंगे तो बहुत आगे लेकर चले जाएंगे इसको। चलिए, भारी भारी बातें, उपाय छोटे से हैं कि यहाँ के लोकल्स, यहाँ के जो स्थानीय रिसोर्सेज हैं उन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, तब छठ पे छुट्टी और ट्रेन ढूंढने में दिक्कत कम आएगी मेरे ख्याल से। हम लोग अगले सत्र की ओर चलते हैं। आप तीनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया ललन टॉप से जुड़ने के लिए। जोरदार तालियां हमारे अतिथियों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मरे जा रहे हम गर्मी में, हाय बालमा मरे जा। यहाँ पे सब कुछ देख के मेरे को लग रहा है दुनिया जी ली भाई। And each and every citizen of India is soldier of India. जलवा है हमारा यहाँ। फिर जमेगा अड्डा, फिर आपके बीच होंगे आपके पसंदीदा सितारे। 21 से 23 नवंबर मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली। 3 दिनों के न भूलने वाले अनुभव के लिए तैयार हो जाइए। आइए ललन टॉप अड्डा में और बनाइए यादें जो रहेंगी हमेशा। टिकट बुक करें डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से। कोड इस्तेमाल करें LT200 और पाएं 200 रुपए की छूट।